अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने अपने एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ 6 साल बाद कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपेगंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने की खुली आजादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए, जबकि नवाज शरीफ तो वाज़ेह तौर पर अपनी तमाम सियासी मुश्किलात का जिम्मेदार जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को ठहराते रहे हैं, लेकिन अब वो मुफाहमत का प्रचार कर रहे हैं। खुद मरियम नवाज के बयानात से भी मुजाहमत गायब हो चुकी है। तो क्या नवाज शरीफ का वतन वापसी के बाद सच वही मुजाहमती बयानिया होगा जिससे नून लीग यू टर्न ले चुकी है, या फिर यह वो सच होगा जिसका इशारा इसहाक डार और शायद खकान अब्बासी दे रहे हैं? सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के जरिए हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। मैं खुद इसके सामने पेश हूंगा और यह हमारे एजेंडे में शामिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सच्चाई कमीशन 2011 से हर चीज देखेगा। कई और नाम सामने आएंगे। 2011 में किसने मीनार पाकिस्तान में सरबराह पीटीआई को लॉन्च किया, उन पर इन्वेस्टमेंट की गई। 2014 से 2018 के दरमियान कई सीनियर तरीन लोग अपने अपने इदारों में मौजूद थे और एक के बाद दूसरे ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। यहां सवाल यह है कि नून लीग सच्चाई कमीशन 2011 से ही क्यों शुरू करना चाहती है? क्यों ना यह सच्चाई कमीशन 1981 से कायम हो, जब नवाज शरीफ जनरल जियाउल हक और जनरल जिलानी के दौर में पंजाब के इक्तदार में उभर कर सामने आए? क्यों ना यह सच्चाई कमीशन 1988 से कायम हो, जब नवाज शरीफ पर अपनी ही पार्टी की क्यादत के खिलाफ बगावत का इल्जाम लगा? क्यों ना यह सच्चाई कमीशन आईजेआई और सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग के मुबैना हमले का सच भी सामने लाए? क्यों ना यह सच कमीशन यह भी बताए कि नवाज शरीफ किस डील के तहत पाकिस्तान से सऊदी अरब गए और उसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में बरतानिया गए? क्यों ना यह सच्चाई कमीशन यह भी बताए कि वकला तहरीक में नवाज शरीफ और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के माबैन क्या ताल्लुक था? सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होने वाले हालिया रहनुमा राजा रियाज साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब। पहला सवाल आपसे यही है कि बनना चाहिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, लेकिन 2011 से ही क्यों, 1981 से क्यों ना शुरू किया जाए इसे? देखिए जी, जहां से मर्जी शुरू कर लें, उन्होंने अपने ख्याल में एक तारीख दी है, लेकिन अगर किसी ने इससे पहले भी करना है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम तो हर किस्म के एहतसाब के लिए तैयार हैं और मुस्लिम लीग की तकरीबन तमाम क़यादत ने इमरान खान के दौर में पूरा एहतसाब के अमल से वो गुजरे हैं और किसी पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। और अगर किसी की कोई ख्वाहिश है कि इसको पहले से शुरू करना है तो मोस्ट वेलकम, पहले से शुरू कर लें, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत जो है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, मरियम साहिबा, बाकी सीनियर लीडरशिप जितनी है, वो इमरान खान के दौर में हमारे शहर के राना सनाउल्लाह साहब है, उन पे झूठी फिरौन डाली गई, तो सब पे झूठे मुकदमे बना के पूरा एहतसाब की कोशिश की गई। बल्कि अमेरिका में इमरान खान ने ये कहा, बजाय के पाकिस्तानियों को कहता कि आप पाकिस्तान आएँ, अपना पैसा लाएं, यहाँ बिजनेस करने, उनको वहाँ कह रहा था कि मैं जाके वापस नवाज शरीफ का एयर कंडीशन उतार दूंगा, पंखा तोड़वा दूंगा। ये तो इस आदमी की हालत थी। ज़हनी बीमार आदमी मुल्क पे मुसल्लत किया गया, तो इसका मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है एहतसाब। और ये इसने जितना ये राजा मुल्क का, साहब, ये किसने मुसल्लत किया था ये ज़हनी बीमार आदमी? सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरह इस नाड़ी को और इस खिलाड़ी वो को जिस आपको तरह, और मुझे तो पता है राजा साहब, लेकिन लोगों को भी तो बताना है ना। इस वक्त तो हम लोगों को बताने के लिए बैठे हैं। आप बताएं ना कि किसने दायर मुसल्लत किया था? एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जनरल बाजवा साहब लेके आए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ। ये तो अंधाई अनाड़ी है, अंधाई पीर फकीरी पे यकीन रखने तो वाला आदमी अगर है। बाजवा साहब लेकर आए तो फिर बाजवा साहब के एहतसाब की बात खुद मियां साहब ने छेड़ी और फिर कहा नहीं नहीं, हम एहतसाब की बात तो कर ही नहीं रहे भाई, हम तो मईशत की बात कर रहे हैं, फिर एहतसाब करें बाजवा साहब का। नहीं, बाजवा साहब का देखे तारीख में बड़े लोगों का एहतसाब हो जाता है। अभी बड़ा वक्त पड़ा है, आगे आगे देखें क्या होता है। हम्म। लेकिन असल में चीज ये है कि मेरा थोड़ी सोच और है। मेरी सोच ये है कि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हम्म। आज जो महंगाई है, आज जो तेल महंगा है, गरीब बेचारे बिजली का बिल नहीं दे रहे, इतने परेशान हैं लोग बिलों की वजह से। सुबह डेरे में बैठते हैं, 100 का आदमी आता है तकरीबन,
कि जी मुझे किस्तें करा दें, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी मदद कर दें। पहले 40 साल से मैं डेरे पे बैठ रहा हूँ, कभी बिल के लिए कभी कोई नहीं आया था। तो राजा साहब, मुझे याद है जिस वक्त आप पंजाब असेंबली में थे, पीपल्स पार्टी में थे, 2008 से 13 का ज़माना था, आप उस वक्त भी महंगाई की बात करते थे, लोड शेडिंग थी, आपके शहर फैसलाबाद में हड़तालें होती थी, और वहाँ पे पुलिस ने ऑपरेशन किए, हत्ता के लोग मरे, बिजली घर लोगों ने बंद करने की कोशिश की। फिर आप जब पीटीआई में आए तो उस वक्त भी आप कहते थे महंगाई है, तो यानी महंगाई तो पीछे से चली आ रही थी मैशत, ये सारी मैशत में नहीं सवा नहीं, 3 जो साल में। महंगाई अभी हुई है ना जी, जो महंगाई इमरान खान के एंड के दौर से शुरू होके अभी तक चल रही है, हाँ, ये महंगाई मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जिस बंदे का 4,000 बिल आता था, उसका 15,000 17,000 बिल आया। लेकिन राजा और साहब, उसके बेचारे, ये महंगाई तो इन 16 महीनों में हुई ना, ये उस वक्त नहीं तो नहीं नहीं थी ये नहीं, ये महंगाई। यहाँ से तो कंफ्यूज होते हैं लोग। हम्म। आप भी इसी तरह कंफ्यूज हैं। ये महंगाई इमरान खान के 4 साल जाहिलाना दौर की है, जहां पे करप्शन हुई, जहां पे किसी चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं हुई, जहां पे मुल्क को डिफॉल्ट के धाने पे खड़ा कर दिया गया। मैं तो समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। राजा साहब, मेरी अर्ज सुन ले, जी मेरी जी अर्ज सुन ले। जी। अगर मुल्क डिफॉल्ट होता तो हम्म। आज मेरे भाई यकीन से जाने कि 600-700 रुपए लीटर होना था पेट्रोल। हम्म। आटे का भी डबल से, आज से जो रेट है इससे 3 गुना ज्यादा रेट होना था। तो अल्लाह का शुक्र है, महंगाई है, लेकिन फिर भी हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। और अब पिछले 2-3 महीने से चीजें बेहतर हो रही हैं, डॉलर नीचे आ रहा है। आज उस मेरा एक उसमें दोस्त तो बैठा आपकी हुआ पार्टी था। का कोई रोल नहीं है, उसमें तो निगरान हुकूमत और उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट मिल के कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका तो कोई नहीं रोल नहीं नहीं, है। हमारी पार्टी का रोल है। हमारी पार्टी अगर डिफॉल्ट से मुल्क को ना बचाती हम्म। तो स्टैब्लिशमेंट जो मर्जी कर लेती और निगरान जो मर्जी कर लेते। इनसे कुछ संभाला ही नहीं जाना था, इनके बस में ही कोई चीज नहीं रहनी थी। ये आपको किसने कहा है कि हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं? हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पैसे कुछ इकट्ठे करके इन सबको दे के गए हैं। ठीक है, ये भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी तक निगरान हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि इनका कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत 16 माह के एक करप्शन का स्कैंडल नहीं सामने आया। इमरान खान के दौर में एक सुबह आता था, एक दोपहर को राय आता था, साहब, एक शाम को। कोई स्कैंडल, उस हुकूमत का कोई स्कैंडल सिवाय चेयरमैन पीटीआई के अपने ऊपर जो 2 केसेस हैं, उसके अलावा उनकी हुकूमत के किसी वजीर के ऊपर या कोई ऐसा मेगा स्कैंडल तो सामने आपकी हुकूमत नहीं ला सकी 16 महीनों में? सर, स्कैंडलों से भरा पड़ा है। मुराद से ने कितना लूटा तो वो है, सामने भी लाना रिजवी चाहिए ने था ना, कितना कोई केसेस लूटा है। बनने चाहिए थे ना। केसेस कोई नहीं है बनेंगे, वक्त अभी इतनी जल्दी क्या है, सब कुछ होगा, देखे सी। हमारा जो पंजाब का वजीर आला था, उसने थोड़ा लूटा है। परवेज वो लाई। गोगी ने थोड़ा लूटा है, जहाज भर के ले गई है पैसों के। आप परवेज लाई की बात कर रहे हैं या बुजदार की? बुजदार की जी, बुजदार की। मैं अच्छा, बुजदार की बात। राजा साहब, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई उस वक्त डॉलर 178 रुपए पर था। आपकी हुकूमत में, यानी आप जिस हुकूमत में अब आप हैं, जिस जिस जमात में, उस जमात की जब हुकूमत आई तो डॉलर 350 रुपए पर चला गया ओपन मार्केट में 16 महीनों में। आप फिर कंफ्यूज करने की कोशिश मेरे भाई कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी चीजें इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से, जिस तरह उसने खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को तनाव कर दिया, माशी पॉलिसी में बेड़ा गर्क कर दिया, हर तरफ उसने बेड़ा गर्क कर दिया था, उसे समझ ही कुछ नहीं थी। मैं आपको ये बात पूरे यकीन से कह रहा हूं कि उसे कोई तजर्बा नहीं था। वो कभी कभी पाकिस्तान में वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने से राजा पहले साहब, कभी मैं पाकिस्तान। आपसे इत्तफाक करता हूं एक लम्हे के लिए, मैं आपसे इत्तफाक कर लेता हूं कि आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सारा का सारा हुआ तो आपके दौर में ना। 150 रुपए से पेट्रोल बढ़ के लीटर 250 रुपए पर आपके दौर में गया। 178 से सर जी, आप डॉलर बात 350। समझने की कोशिश करें ना। हमारे दौर में गया, मैं मानता हूं, लेकिन क्यों गया इसका जवाब दें। इसलिए गया कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया था तमाम अदारों का। इसलिए गया कि मुल्क डिफॉल्ट होने के सिरे पे पहुंचा हुआ था। हमारी 16 माह की हुकूमत में तो हम IMF के साथ हाँ। प्रोग्राम को फाइनल करने में लगे रहे हैं, और वो आखिर में जाके हुकूमत खत्म होने से 2 महीने पहले वो प्रोग्राम जो है वो फाइनल हुआ, और उसके आज असरात हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं। 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी को कभी भी नहीं। आप देखें, नवाज शरीफ ने 4 साल लगाए, 4 साल ही इमरान खान ने लगाए।
दोनों का नहीं, मुआवजा वो तो कर 5 लें। साल थे नवाज शरीफ साहब के अपने, कुछ 3.5 साल, पौने 4 साल थे, लेकिन हुकूमत तो 5 साल नून लीग की थी ना, नहीं 2018 नहीं, तक। हम 3.5 साल ही गिनते हैं ना, 3.5 साल तो शाहिद खान इमरान खान रहा। अब्बासी, सर शाहिद खान अब्बासी के ना थे वजीर आजम साहब, वो नून लीग के नहीं नहीं थे। वो ठीक है, लेकिन जो तसलसल या जो हाँ, कायदाना से सलाहियत नवाज शरीफ में थी, वो शाहिद शाहिद खान खान अब्बासी में नहीं थी। का, शाहिद खान अब्बासी साहब काबिल इज्जत हैं, तराम की जगह है, सीनियर आदमी है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का विजन है, जिस तरह उन्होंने मोटरवेज बनाई, एटमी हम्म, धमाके किए, पाकिस्तान को माशी तौर पे 24 नंबर पे लेके आ रहे थे, सही। तो इसने तो अभी मियां साहब की 4 साल वापसी पे भी, मियां साहब की वापसी पे भी कुछ फरमा दें कि 21 अक्टूबर को आप जा रहे हैं फिर लाहौर, कितने लोग होंगे, कितनी बसें, गाड़ियां, कितना हजूम जाएगा साथ? हम इंशाल्लाह जी फैसलाबाद शहर से हम्म, 4 एमएनए के हल्के हैं और 8 एमपीए शहर के हल्के हैं। इंशाल्लाह शहर से इंशाल्लाह 50,000 लोग इंशाल्लाह हम हर सूरत लेके जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। फैसलाबाद शहर से 50,000। 4 एमएनए की सीटें हैं, 8 एमपीए की सीटें हैं। तो आप डिवीजन नहीं कह रहे ना, आप शहर कह रहे हैं, तो अगर फैसलाबाद एक डिवीजन है पंजाब का, 9 डिवीजन हैं, अगर हर डिविजनल हेडक्वार्टर से 50,000 लोग आए, तो ये तो 6-7 लाख लोग तो बड़े आराम से ये। 4.5 लाख लोग ये बन जाते हैं। बाकी लाहौर शहर से बड़े लोग निकलेंगे, बाकी जो नजदीक नजदीक के कस्बे हैं, जिस तरह कसूर है, 41 बाड़ा है। 41 अजला है पंजाब के, हर जिले से भी अगर 10-10 हजार लोग भी आए, तो ये तो यानी 1 मिलियन से ऊपर लोग आप निकालना चाहते हैं। हमारा टारगेट 1 मिलियन है इंशाल्लाह ताला। 10 लाख लोग आप लाएंगे। हाँ, हमारा टारगेट है इंशाल्लाह हम 10 लोग तो लाएंगे। ये जो लाहौर में अभी अवामी राब्ता मुहिम हुई है और जो जलसा हुआ है एक, वो तो कुछ और बता रहा है राजा साहब। जो ठोकर में हुआ है उसका भी जरा जिक्र कर जी दें। जी, वो ठोकर वाला भी, उसके भी जो एरियल मनाजिर हैं वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन चले वो निस्बतन बेहतर होगा, लेकिन लाहौर में हुआ है ना। निस्बतन बेहतर नहीं, बहुत बड़ा जलसा हुआ है। आप तो अभी अभी राजा साहब, अभी जलसे, लाहौर के मजीद जलसे जो है वो पार्टी ने रोक दिए हैं, और पार्टी ने कहा अब हम मजीद जलसे नहीं करेंगे, हम 21 की तैयारी करेंगे। मैं समझता हूँ ये बेहतर फैसला किया है, जलसे नहीं करने चाहिए। उन्हें गली गली जाके घर घर का नॉक करना चाहिए और लोगों को इस पे कायल करना चाहिए कि पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान को बचाने वाला और इस माशी बुरान से जो इस वक्त शदीद तरीन है, इससे निकालने वाला आदमी आ रहा है, और उसे वेलकम करें, उसे खुशामदीद करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। और पाकिस्तान के गरीब अवाम जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, जो बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, जो बच्चों को दवाई नहीं लेके दे सकते, उनके जख्मों पे मरहम रखने वाला आदमी आ रहा है। सही। तो आए मिलके उनका आखिर में राज साहब, आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि लोगों से आप मिलते हैं, पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि आपके डेरे पे रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, मकबूलियत कहाँ है इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की? देखिए जी, जो यंग लड़के हैं ना वो उसके साथ अभी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यंग जो 60% है आबादी का, ये देख लें। नहीं, मतलब कि उनमें से कुछ रेशो हमारे पास भी हैं, रोजाना यंग लोग भी आते हैं, लेकिन उसके साथ लोग हैं, उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि इसने 9 मई को बहुत गलत कदम उठाया है हाँ, और इसकी वजह से जो इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है और इंशाल्लाह तो ताला मुमकिन है समझ आ शायद, जाएगी। मुमकिन है शायद जी, लोगों को समझ आ जाए, और जो नून लीग समझाना चाह रही है मुमकिन है लोग समझ जाए, लेकिन जब तक समझ नहीं आती तो तब तक चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल है। नहीं सवाल ही नहीं पैदा। तो अब तो थोड़े से लोग उसके साथ रह गए, अब तो कोई उसका फैसलाबाद हमारे शहर जिले में एक आदमी नहीं जो उसके के लिए कोई बात करता हो, कोई टीवी पे आता हो, तो ये कोई गैलप एक सर्वे, आदमी। इप्सॉस सर्वे, ये तो कुछ और बता रहे हैं राजा साहब। सर सर्वे इलेक्शन हो जाएंगे पता चल जाएगा, अभी 2-3 महीने रह गए, पता चल जाएगा। बहुत बहुत आपने बजा फरमाया कि असल सर्वे जो है वो इलेक्शन होगा, बाकी सारे सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे। अवाम का असल वोट और असल मैंडेट हासिल होगा इलेक्शन के दिन, अगर वो साफ और शफाफ हुए तो पाकिस्तान के अवाम को हक हासिल है कि वो जिस भी जमात को और उसके जिस लीडर को भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, साबिक अपोजिशन लीडर और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी में फिर हमारे साथ होंगे कमर जमान कायरा साहब।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की मुसलसल समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, लेकिन यहां नुमाइंदगी नहीं। चले खैर है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। याद रहे कि इस अहम केस में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और क्वाफ लीग के वकला पेश हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस केस में पार्लियामेंट के इख्तियार का मामला जेर बहस है, लेकिन आईन और पार्लियामेंट में बात करने वाली पीपल्स पार्टी इस हवाले से यकसर खामोश नजर क्यों आ रही है। दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड की मुतलाशी पीपल्स पार्टी ने अपने तहफुजात ऊपर तक पहुंचा दिए हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला मुतल्लिका बाइख्तियार हलकों के सामने रख दिया है। पीपल्स पार्टी के इन तहफुजात में खास तौर पर पंजाब और मरकज की निगरान हुकूमतों की जानिब से मुबैना तौर पर नून लीग के साथ तरजीही सलूक भी शामिल है। पार्टी ने यह इल्जाम भी आयद किया था कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सरबराही में निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। पहला सवाल आपसे यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के बारे में, पीपल्स पार्टी क्यों फरीक नहीं बनी इस केस में? क्योंकि हुकूमत का हिस्सा थे और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त डिफेंड कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत भी इस बिल को डिफेंड कर रही है, लिहाजा वो हमारी ही डिफेंस को मेरे ख्याल आगे लेके चल रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद यही वजह होगी, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। सही। तो अभी उसी स्टांस पे आप हैं जो आपकी हुकूमत का था इस एक्ट को लाने के सिलसिले में, कि आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको इंटैक्ट रहना चाहिए? देखिए, हमने बनाया था तो हमने इसलिए तो नहीं बनाया था कि इसमें फ्लॉ है, इसमें गलती है। हमने तो इसको बिल्कुल नेक नीति से और दुरुस्त कानून के तौर पर बनाया था। और अगर अदालत, अगरचे अभी मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है कि इसके बरकरार रहने के इम्कानात ज़्यादा हैं जो ऑब्जर्वेशन आ रही, लेकिन अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर? देखिए, ये स्ट्राइक डाउन अगर हो जाता है तो फिर की पॉलिसी तो फिर ही बताई जा सकती है और फिर पार्टियां देखेंगी। इसके ऊपर मैं इंडिविजुअली अपनी राय तो नहीं दे सकता। मेरी जमात अपना नुक्ता नजर जो है वो उस पर रखेगी और फिर मैं जमात के अंदर अपनी राय दूंगा और फिर जमात की राय जो है वो आपके साथ भी सारी शेयर करेंगे। कार साहब, डॉन की कल खबर आई है, गुजरी होगी आपकी नज़र से, कि जरदारी साहब ने बाइख्तियार मुतल्लिका हलकों से शिकायत कर दी है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये बाइख्तियार मुतल्लिका हलके, ये काबिल वजाहत है वैसे? ये है तो काबिल वजाहत, लेकिन वजाहत फरमाइए सर। मैं आप ही से सुन रहा हूँ, मेरी नज़र से ये खबर नहीं गुजरी। मैं डॉन को रेगुलरली मैं रीडर नहीं हूँ, लेकिन जरदारी साहब ने अगर कोई ऐसी बात की है, मेरी उनसे कोई मुलाकात या उनसे गुफ्तगू नहीं हो पाई। अब आपने बताया है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज रात को या कल उनसे इस मामले पे बात करूं कि ये क्या खबर है, तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूं। कार साहब, सीईसी की मीटिंग में इख्तियार तो जरदारी साहब को दे दिया गया था ना कि आपने मुतल्लिका हलकों से बात करनी है या बाइख्तियार हलकों से, या जिस भी हलके से, तो बात तो जरदारी साहब ही कर रहे होंगे ना? नहीं, नेचुरली उन्होंने ही करनी थी, उन्हीं का इख्तियार था, जमात ने उन्हीं को इख्तियार दिया था। लेकिन क्या गुफ्तगू हुई, किससे हुई, मुझे नहीं पता। ये मैं उनसे पूछ के, उनसे मशवरा करके ही आपको बता सकता हूँ। सही, यानी आपको मुतल्लिका और बाइख्तियार हलकों का भी कंफर्म नहीं कि वो कौन से, जैसे जरदारी साहब की बात हुई हो? नेचुरली मैं उनसे मिलूंगा या उनसे कोई गुफ्तगू होगी तो फिर ही पता चलेगा। सही है। अच्छा कार साहब, अब बारहा ये सवाल उठा है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि नून लीग, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नून लीग बेनिफिशरी है पंजाब की निगरान हुकूमत की, और सारी फील्डिंग नून लीग के मुताबिक सेट कर दी गई और पीपल्स पार्टी को मैच से आउट करने की कोशिश हो रही है। बेनिफिशरी नून लीग हो सकती है, बेनिफिट देने वाला तो मोहसिन नकवी हो सकता है ना, या मोहसिन नकवी या कोई और हो सकता है, तो उनकी बात क्यों नहीं कर रही पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी अभी इस मामले पे खामोश है। जो आपने फरमाया कि असफ जरदारी साहब को इख्तियार दिया था जमात ने, वो अपने इख्तियार के मुताबिक जब गुफ्तगू करके पार्टी को इत्मीनान में लेंगे, उसके बाद हम इन बातों पे बात कर सकते हैं। अभी उस वक्त तक, जब तक जरदारी साहब इस पे अपनी राय का इजहार नहीं करते या पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करते, उस वक्त तक इसके ऊपर राय जनी हमने मना कर रखी है। सही है, यानी आप अवामी सतह पे इस पर रायजनी नहीं करेंगे, लेकिन जिनसे पुराना ताल्लुक हो उनके साथ तो राजदारी में भी बात हो सकती है ना। मोहसिन नकवी साहब का जरदारी साहब के साथ कम से कम 15 साल से ताल्लुक तो मेरे भी इल्म में है, तो जरदारी साहब या आपकी पार्टी कोई शिकवा तो कर सकते हैं कि भाई आप तो हमारे करीबी
साथी थे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि नहीं, अच्छा मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। अब मैंने अर्ज किया ना कि ये बात तो जब जरदारी साहब मिलेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, वो पार्टी के बाकी जमात के कारकुनों को भी, यानी अपने सीसी के मेंबर्स को एटलीस्ट वो इन्फॉर्म करेंगे कि उनकी किससे क्या बात हुई, व्हाट इज द आउटकम, फिर ही आपसे बात की जा सकती है। अभी क्योंकि इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करनी तो नहीं करनी। सही है। अच्छा कार साहब, आपकी पार्टी में से कुछ लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा था कि मियाँ साहब 21 को वापस आएंगे, शायद 21 को ना आ सकें, लेकिन आज तो अब हतमी तौर पे ये इत्तलात सामने आई हैं कि एक तो उनके लिए खुसूसी चार्टर्ड जहाज़ होगा जिस पे वो वापस आएंगे, को 150 के करीब उसमें लोग होंगे, और उम्मीद पाकिस्तान उस सफ़र को नाम दिया गया है। वो उम्मीद पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को क्या उम्मीद हो सकती है मियाँ साहब की वापसी से? पीपल्स पार्टी मियाँ साहब की वापसी को वेलकम करती है। बाकी मियाँ साहब आके अपनी जमात को लीड करेंगे और वो पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल प्ले करेंगे। एक तजुर्बाकार सियासतदान है, उनकी जमात को उनसे क्या उम्मीदें हैं ये देखिए। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने में अपना रोल अदा करेंगे। अगर कारा साहब, चूंकि आप एक डेमोक्रेट हैं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं बजाते खुद भी, और आप जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो अगर नवाज शरीफ साहब जो कन्विक्टेड हैं और एब्सकॉन्डर थे, अगर वो वापस आएँ और उनकी सज़ा भी सस्पेंड हो जाए, उन्हें गिरफ़्तार भी ना किया जाए, और निगरान हुकूमत कह रही है कि उनको साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, और वो जलसा करके वापस अपने रावंड पैलेस चले जाते हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, ये एपिसोड आप देख रहे हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर अंदर हैं, तो आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो अपनी जगह पे एक सियासी वर्कर के तौर पे ये जो दूसरी पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये फिर ठीक इलेक्शन की तरफ जाएंगे हम? देखिए, इसके ऊपर तो अभी स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है और स्पेकुलेटिव गुफ्तगू मैं नहीं करता। अगर ऐसा हुआ तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मियाँ साहब कोर्ट से इजाजत लेके गए हैं, और अगर वो जलसे में जाएंगे तब भी कोर्ट की इजाजत से जाएंगे, घर भी जाएंगे तो कोर्ट की इजाजत से जाएंगे। अदालत इजाजत दे, मियाँ साहब को दे या किसी और को दे, तो फिर अदालत का इख्तियार है ना, हुकूमत तो नहीं दे रही ना। अदालत ही अगर इजाज़त दे देती है, और वैसे हुकूमतें अमूमन अदालत में अगर हुकूमतें किसी के साथ खड़ी हों कारा साहब, तो वो अदालत में फिर उस मौक़िफ़ का दिफा नहीं करती हैं, वो उस मौक़िफ़ पर लचक दिखाती हैं, तो अदालतें फिर एक तरफा तौर पे फैसला सुना देती हैं। बहरहाल ये बात कहीं किसी हद तक ये बात सादक भी है, और बहुत दफा ऐसा नहीं भी होता है। लेकिन अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ? अगर एक अदालत का इख्तियार है, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है, क्योंकि ये अदालती इख्तियार है, ये इंतजामी इख्तियार तो है नहीं कि वो अपने इख्तियार के तौर पे किसी को इख्तियार दे और उसको कहें कि ठीक है, आप एक कैदी थे, आप बाहर गए हैं, वापस आके आप अपना जलसा करें, आप घर चले जाएं। उन्होंने बेल करानी है तो बाकी आगे चीज मूव करनी। अगर अदालत अगर बेल हो जाती है जी, अगर उनको अदालत इजाजत दे देती है, अगर उनकी अदालत सजा जो सस्पेंड की थी उसको बहाल कर देती है, सस्पेंशन को, तो फिर तो देखे ना, वो उस वक्त तक जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते, वो उनका इख्तियार बतौर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, जो उनका बाकी वज़राए आजम को सहूलत है या उनको प्रोटेक्शन है, तो वो मियाँ साहब को भी फराहम हो जाएगी। अगर ये अदालत वाली ही बात में आप जो फरमा रहे हैं, आप ही के सामने रखता हूँ कि अगर अदालत ही मियाँ साहब को ज़मानत भी दे देती है, सज़ा भी सस्पेंड कर देती है, इलेक्शन लड़ने का भी राइट मिल जाता है, जलसे करने का भी राइट मिल जाता है, और अदालत ही सब कुछ कर देती है, तो अदालतों ही के फैसले पर पीपल्स पार्टी ने भी भुट्टो साहब के मामले में तनकीद की थी ना। नून लीग भी नवाज शरीफ के अदालती फैसले पर ही तनकीद करती है, तो अदालत ही अगर एक शख्स को रिलीफ दे दे और दूसरी पार्टी और उसकी लीडरशिप, ये दो अलग चीजें। देखिए ना, जी जी फरमाइए। दूसरी पार्टी की लीडरशिप के केसेस अदालत के अंदर मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो अपने केसेस को इल्तवा की बजाय स्पीड अप कराएं, उसका फैसला कराएं, अदालत में अपनी बेगुनाही के सबूत दें। यही तरीका हो सकता है ना। आपके पास उनकी बेगुनाही का या मेरे पास उनकी बेगुनाही का तो कोई सबूत नहीं है। उन्होंने साबित करना है कि हमारे ऊपर लगने वाले इल्जामात गलत थे। अगर गलत थे, बेगुनाह हो जाएंगे। अगर गुनाहगार ठहरे तो उसकी अदालत
तयन कर देगी। अब मैं इसके बारे में कबल अज़ वक्त क्या बात करूं? कार साहब, मामला सिर्फ इल्ज़ामात की सदाकत का या इल्ज़ामात की सच्चाई का होता तो वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और केसेस ख़त्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो बाहर आ जाएं, नहीं करेंगे तो हर जमानत के बाद पकड़े जाएंगे। ये मामला तो कुछ और है कार साहब, ये इतना सादा तो नहीं है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये सादा है। इसका जवाब जिन लोगों को देना है, आप हुकूमत वक्त से इसका सवाल कीजिए, वही आपको दे सकते हैं जवाब इसका। आखिर में अगर 30 नवंबर के बारे में फरमा दें, पीपल्स पार्टी पहले लाहौर मीनार पाकिस्तान से मुहिम शुरू कर रही थी 30 नवंबर को, वो हतमी फैसला है या आपको तारीख उसमें तब्दील हो रही? नहीं, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं था, ना है। वो फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी कि हमने यौम तासीस जो है किसी एक जगह मनाना है या मुल्क के हर जिला में जिली जमातें जो हैं वो जिली चैप्टर्स हमारे वो मनाएंगे। ये क़यादत फैसला करेगी। और फिर कैंपेन जो फैसला, पंजाब से शुरू होगी कार साहब, वो कैंपेन तो ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी शुरू है जी, जहां तक हलकों के अंदर, कुछ हलकों में, और बाकी बहुत जल्द। जब अभी तो देखे ना, हलकों का पता नहीं है, अभी हलकों के अंदर अपीलें चल रही हैं और कोई भी जमात अभी कैंपेन में नहीं है। सही। मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब की आमद की वजह से उनकी तैयारियों में लगी हुई है। बाकी जमातें अभी इलेक्शन कैंपेन में नहीं गई और अभी तकरीबन 4.25 माह का वक्त बाकी है और 4.25 माह की लंबी कैंपेन करना मुश्किल होता ना है। अखराजात अफोर्ड होते हैं, ना वैसे इतनी लंबी कैंपेन की जा सकती। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जवान कारा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा साहब, एक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अहले फ़लस्तीन पर क्या बीत रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है हमास और इसराइल के दरमियान जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 1100 से जायद इसराइली हलाक हो चुके हैं, 2500 से जायद जख्मी है, जबकि फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद तकरीबन 704 से तजावुज़ कर सकती है और 3800 के करीब फ़लस्तीनी जख्मी है। गजा पर शदीद वहशियाना बमबारी इसराइल की तरफ से जारी है और इसराइल की मदद के लिए आलमी ताकतें इस जंग में कूद पड़ी हैं, लेकिन हमास ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है, बल्कि वो मजीद अज़म के साथ इस जंग को आगे बढ़ाने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। गजा और गजा की पट्टी, ये अल्फाज तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका जोग्राफिया, इसकी सरहद किस किस से मिलती है, इसको पट्टी क्यों, गजा की पट्टी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत सारे पाकिस्तानी वाकिफ नहीं है। तो मैं आपको नक्शे की मदद से गजा का जोग्राफिया और गजा किस तरह से सबसे बड़ी इंसानी जेल दुनिया में बन चुका है वो दिखाना चाहूँगा। तकरीबन गजा में 23 लाख फ़लस्तीनी महसूर हैं और गजा के 3 अतराफ से इसराइल गजा को अपने हिसार में लिए हुए है। ये है गजा का नक्शा और गजा की पट्टी, ये जो स्ट्रिप आपको नजर आ रही है सफेद रंग में, इसी वजह से इसको गजा की पट्टी कहा जाता है। इसके एक तरफ समुंदर है और 3 अतराफ ये जो सुर्ख बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये सुर्ख बॉर्डर दरअसल गजा और इसराइल के दरमियान एक बॉर्डर की हैसियत रखता है। ये सुर्ख बॉर्डर 20 फीट बुलंद एक आईनी दीवार है जिससे फ़लस्तीनी पार नहीं कर सकते और इसराइल ने अपनी तरफ सख्त सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम कर रखी हैं, जिनकी मदद से वो गजा में रहने वाली आबादी पर नजर रखता है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहां सिर्फ 3 दाखिली रास्ते हैं गजा में दाखिल होने के या गजा से बाहर निकलने के। शिमाल में, जो कि नॉर्थ गजा का इलाका है, यहां आपको बैत हनून, ये क्रॉसिंग पॉइंट है जिसको एरीज क्रॉसिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये एक दाखिली रास्ता है जहां से गजा में दाखिल हुआ जा सकता है या गजा से बाहर निकला जा सकता है। 2 रास्ते गजा के जनूब में हैं, जिनमें से एक रफा है। रफा दरअसल मिस्र के साथ जो गजा का बॉर्डर लगता है, वहां पे क्रॉसिंग पॉइंट है और मिस्र ने भी यहां पे मुहासरा कर रखा है। और तीसरा क्रॉसिंग पॉइंट जो है
वो करीम अबू सलीम है और इसी के साथ गजा का एयरपोर्ट है जिसे 2001 में इसराइल ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। 5 अजला कह सकते हैं आप गजा के, जिसमें शिमाल में नॉर्थ गजा है, यहां पर भी एक रेफ्यूजी कैंप है, उसके नीचे पर गजा सिटी है, यहां पर भी एक रेफ्यूजी कैंप है और यहां गजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अशिफा हॉस्पिटल वो गजा सिटी में कायम है। उसके नीचे देर अल बला है, यहां पर भी रेफ्यूजी कैंप है, उसके नीचे फिर खान यूनिस है, अक्सर आप ये सुनते होंगे, इसकी आबादी भी लगभग 4 लाख के करीब है और सबसे कम आबादी गजा के जिस जिला में है वो रफा है। और गजा के पुश्त में समुंदर है जो कि बहरी रास्ता है, वहां से भी कोई शख्स गजा में दाखिल नहीं हो सकता। हत्ता कि जो मछेरे हैं उनके ऊपर भी इसराइल ने अपना सख्त कंट्रोल कायम कर रखा है। ये डॉटेड सुर्ख लाइन आपको एक दिखाई दे रही है समुद्र में, ये डॉटेड सुर्ख लाइन से लेकर साहिल तक का जो इलाका है इसको प्रोहिबिटेड जोन डिक्लेयर किया गया, यानी इलाका ममनुआ इलाका, कोई भी शख्स इस प्रोहिबिटेड जोन में दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो दाखिल होगा तो इसराइली फोर्सेस उसको निशाना बना सकती हैं, इसराइली नेवी उसको निशाना बना सकती है। अगर मैं इसके रकबे के बारे में आपको बताऊं तो तकरीबन ये जो साहिली पट्टी आपको दिखाई दे रही है रफा से लेकर नॉर्थ गजा तक, ये 25 मील और 41 किलोमीटर तवील है और इसकी जो चौड़ाई है गजा की वो 10 किलोमीटर शिमाल पे है और तकरीबन 10.5 या 11 किलोमीटर जनूब में है। तो कुल रकबा जो गजा का है वो तकरीबन 365 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें 23 लाख लोग महसूर हैं। 2007 से यहां पर मुहासरा कर रखा है। खुराक, दवा, बिजली, पानी और जिंदगी की बाकी सहूलियात, इनके सिलसिले में फ़लस्तीनी 23 लाख कौम जो सिर्फ यहां रहती है, मगरबी किनारा इसके अलावा है, वो इसराइल के रहमो करम पर है और पूरी दुनिया 1948 से लेकर अब तक इन मासूम और मजलूम फ़लस्तीनियों को तमाशे की सूरत में देख रही है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।